अस्सलामु अलैकुम व आदाब। ख़ास मुलाकात के एक नए शुमारे में आपका अब तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमसे मुराद ये है कि ये हमारे साथ है बुलबुल लतीफ़ साहब। ये एक शायर है, ये कलमकार है, गुलूकार है और बहुत अच्छी शायरी करते हैं। पोगली बज़्म अदब के प्रेसिडेंट भी है। तो आखिर अल्लाह ताला इतनी सारी खूबियाँ एक इंसान में कैसे देता है, यही जानने के लिए हमने आज बुलाया है हमारे स्टूडियो में जनाब लतीफ़ साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लतीफ़ साहब, जैसा कि हम आपकी तारीफ़ में क्या कहें, माशाल्लाह आपने जो है इस फील्ड में शायरी के मैदान में आपने बहुत नाम कमाया है। तो इससे पहले कि हम आपकी शायरी पे बात करें, आपकी ज़िंदगी पे बात करें, मैं चाहूँगा कि हम एक्चुअली शुरुआत से ही शुरू करते हैं कि आपकी बचपन की तालीम कहाँ शुरू हुई, किन हालात में जो है आपने पढ़ाई हासिल की, फिर इस मुकाम तक आज जो पहुँचे हैं, तो क्या आपने ये सोचा था कि हमें ज़िंदगी में ये मुकाम हासिल होगा और इसके लिए आपने कितनी स्ट्रगल की? लतीफ़ साहब, सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ। आपने मुझे टाइम दिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे पास आए और मेरे साथ हम कलाम हो रहे हो। मैं सब सुनने वालों को पोगली ज़बान करने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक आपने बात की तालीम की, मैं इलाक़ाई नील बाटू नायकपोरा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ नायक है। मैं अब्दुल अज़ीज़ नायक मरहूम का बेटा हूँ, जो कि मिस्त्री का काम करते थे और उन्होंने मुझे गवर्नमेंट हाई स्कूल बाटू में तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लिया। और किस सन की बात है ये? 26 ये मैं आपको ज़िम्नन बोल देता हूँ कि ये लगभग 1976 की बात है। अच्छा, माशाल्लाह। जब मुझे स्कूल में डाला गया, ये वहाँ तब मिडिल स्कूल था तब हाँ मिडिल स्कूल था पहले, फिर हाई स्कूल मेरे दौर में ही हाई स्कूल आया था जी। 1976 में लगभग आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया जी। 86 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया और मैं 86 में मतलब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया और 86 में ही मैं मतलब हम 3 लड़के ये नील से भाग गए थे दिल्ली, बम्बई, राजस्थान वगैरह, मतलब मुड़ के आया हम 1986 में जब मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक करके ही हम चले गए दिल्ली वगैरह। ठीक। लेकिन कहने का ये मतलब है, दिल्ली, बम्बई, राजस्थान वगैरह देखने के बावजूद भी 1986-87 में भी हम दिल्ली जाते रहे और 87 में भी जाते रहे, 88 में भी जाते रहे और 99 में वापस आए। हाँ, 99 में हमारा मतलब मेरा ऑर्डर हुआ। अच्छा, आपकी अपॉइंटमेंट हुई। आप मैट्रिक बेस पे लगे? जी, मैं मैट्रिक बेस पे लगा हूँ और मेरी तालीम भी मैट्रिक बेस। ठीक है। मैट्रिक करके जो है, कहने का यूँ मतलब है कि लतीफ़ साहब जो है 1986 में जब इन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद जो है कुछ दोस्तों के साथ ऐसा होता रहता है कि हमारे इस इलाके में नए लुभाने के लिए लोग बताते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इनका भी ऐसा ही रहा कुछ। तो मुंबई से आके फिर 89 में जो है इनकी फिर माशाल्लाह सरकारी तौर पर अपॉइंटमेंट हुई। तो उसके बाद जो है ज़िंदगी की गाड़ी जो है फिर पटरी पे आ गई। तो उसके बाद सर हालात क्या बने? क्या शायरी का शौक़ आपका बचपन से था या उसके बाद ये डेवलप होता गया? जी, मैं शायरी की बात जहाँ तक आपने की, लेकिन शायरी में मैंने शुरुआत शायरी की 1986 में ही की और मैंने शुरुआत की राजस्थान। हम गए उधर अजमेर शरीफ। अच्छा। अजमेर शरीफ जब गए हम, वहाँ बड़ा दिन था। अजमेर शरीफ
में बड़ा दिन था, वहाँ ये अपने फरीद अहमद साहब कवाल साहब आए थे और अच्छा। उन्होंने कवाली वो बर्द जोली मेरी या मोहम्मद वो रात को हमने सुनी। अच्छा। और सुबह हम वापस आए, रात मतलब दूसरे रात को हम सोए जब, तो सपने में मुझे एक बुज़ुर्ग आता है और बुज़ुर्ग घोड़े पे आता है, सफ़ेद दस्तार पहनकर और अच्छा। सफ़ेद कपड़े पहनकर, सफ़ेद दाढ़ी थी उसको। और वो जब मुझे सपने में आता है, घोड़े पे आता है, तो वो घोड़े से उतर के मेरी तरफ आता है, तो उसको धक्का लगता है, वो गिरने को तैयार था, लेकिन मैंने उसको अपने सीने की तरफ पकड़ा और उसको हाथ में एक आसा था, वो सोटी होती है पुराने ज़माने में, वो जी, हाँ, आसा अभी भी होता है, अभी भी जिसको नीचे से लोहा होता था। जी। और वो उसके हाथ में था, वो मैंने पकड़ा, उसका आसा वो मेरे हाथ में आ गया और उसको मैंने अपने सीने की तरफ मतलब ऐसे लगाया और मतलब गिरने से उसको मैंने बचाया। लेकिन मैं उसी समय बेदार हो गया और मैंने शुरुआत की, लेकिन शुरुआत कश्मीरी में मैंने गज़ल शुरू की और उसी वक्त मैंने लिखा कि ये कि बंद एक दो बंद मैं आपको सुनाता हूँ कश्मीरी में। बिल्कुल। पर्दतुल थोतई नजर हलाय कुर्बान लगियो छमचोई माय, माशाअल्लाह। पर्दतुल थोतई नजर हलाय कुर्बान लगियो छमचोई माय, एक दो उछायमन अख बादशाह गरीबन हिन्ना तस्परवा ताज उस कलस दित करन जिपराय कुर्बान लगियो छमचोई माय। बहुत बेहतरीन। अच्छा, बहुत बेहतरीन। एक दो उछायमन अख इंसान हीरो मस्तस कंगू दीवान मस्तस देवन कंगू तय कलस देवन ग्राय कुर्बान लगी है छमचोई में। और तब मैंने तखलुस अपना लक़ब ये बुलबुल नहीं रखा था, लेकिन मैंने इसका लास्ट का बंद मैं आपको सुनाऊंगा। पानुस लतीफ़स क्या चुज बनन ये छुलोल सीमंस गुमुत फिदा नार करन हो त्राउस साय कुर्बान लगे छमचोई में। ये मैंने शुरुआत की और लिखते गया तकरीबन 30 गज़लें मैंने कश्मीरी में लिखी। और बाद में मुझे ख्याल आया कि भाई मैंने अगर कश्मीरी ज़ुबान जो है वो अरूज में है, इसके शायर भी है, शोरा हजरात भी है, इसके कलमकार भी है और इसके बोलने वाले भी हर जगह पे नोट पे रुपये 10 रुपये का नोट होगा या 100 रुपये का नोट होगा, उस पर भी लिखा है हाथ रुपये, या 10 रुपये में भी 10 रुपये के नोट पे भी लिखा है हाथ रुपये। तो हमारी जो मादरी ज़बान है, कोशिश की मैंने कि भाई मैं भी अपनी मादरी ज़बान की तरफ तवज्जो दूँ। और मैंने लेकिन जो मैंने गज़ल बताई या लिखी उसके बाद अपनी मादरी ज़बान में ये गज़ल मैंने लिखी, अपने भाई के ही मुतल्लिक़ मैंने लिखी। वो गज़ल जो लिखी थी वही मैंने शुरुआत की उसको। दिल करारा मदन वारा मीन यारा करो गोस करछ दुनिया गिरिया जारा मीन यारा करो गोस। तीन प्यारा ही तेहयावत उन समझ बाकी भेराम छद मड़ गुजारा मीन यारा करो गोस। बहुत अच्छे। तीन होल सुन गोलगम छु ना तीन होल सुन गोलगम छु या मोहम्मद बुलबुलुस और शुतरावत सुकारा या मोहम्मद मुस्तफ़ा। अच्छा देव तो दीदार उन खुदारा या मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये मैंने दूसरे नात शरीफ का बंद इसमें शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं है। असल में मैंने ये लिखा कि भाई दुई योसो इर प्यारा कुछ न योशो से तू, वहाँ से मैंने शुरुआत की। ये आपने तखलुस की बुलबुल कर छोत इंतज़ारा मीन यारा करूकोस, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है ये शायरी की। और उसके बाद मैंने एक किताब निकाली, जो किताबें मेरे पास अभी भी मौजूद है और ये रिलीज़ भी की मैंने। और कितनी किताबें आपने ये पहले जो बताया, आपने पहले जो गज़ल शुरुआत की कश्मीरी से, फिर आप लोकल भाषा में ट्रांसफ़र हुए। जो अपनी किताब की बात कर रहे हैं, किताब आपने कश्मीरी में लिखी या अपनी भाषा में? मैंने अपनी मादरी ज़बान में ये किताब लिखी है, जिसका नाम मैंने ये रखा है, जिसका नाम मुझे मंशूर साहब ने किताब का नाम दिया है। किताब मैंने तो लिखी थी, लेकिन उसका नाम मैंने नहीं लिखा था और उसका नाम मैंने नहीं दिया था। वो अपने मंशूर साहब ने, अपने मंशूर बहनाली साहब ने अपने पास एक हफ्ते रखी और एक हफ्ते के बाद वो पढ़ के उसने सुबह के टाइम हम जा रहे थे, बाज़ार जा रहे थे, और सुबह के टाइम उसने जब मेरे हाथ में थमाई वो किताब, मेरी किताबचा मेरे हाथ में थमाई और उसने बताया कि उसने सूरज की तरफ नज़र मारी और बताया, बेटा आप बताओ मुझे ये, उसने कश्मीरी में बताया, बेटा आप बताओ मुझे ये खसून आफ्ताब ये छो या क्या छो तो वनन पने पोगली ज़बान। और मैंने बोला
मैंने बोला मार्जिम हम बोलते हैं इसको उक्सवन दूस अपनी मादरी, हाँ, चढ़ता सूरज जिसको हम कह सकते हैं, चढ़ता सूरज, चढ़ता सूरज उर्दू में कह सकते हैं जी। तो वही मैंने इसका नाम भी रख दिया, किताब का नाम भी मैंने वही रख चढ़ता दिया, सूरज, जो मतलब उक्सुवन दूस। जी जी, उक्सवन दूस। उक्सुवन दूस जो है हम उर्दू में इसको कहते हैं, जिस तरह से हम तुलु आफ्ताब कह सकते हैं इसको। तो तुलु आफ्ताब में जनाब आपने कितनी एक गज़लें होंगी, कितनी एक गज़लें? ये लगभग 50-60 गज़लें होंगे। इसमें नात शरीफ है, गज़लें हैं, ये मतलब चन है, यदाक है। अच्छा, ये तो इसी तरह मैंने मतलब ये किताब पूरी की और मुकम्मल की। मैं आपको आपके सामने भी ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई ये किताब जो है उक्सवन दूस किताब जो है, ये है मैंने ये अपने हाथों से मैंने ये उक्सुवन दूस है, ये बिल्कुल ये मैंने अपने हाथों से ये इसकी मतलब जो इसकी निगार कशी की है, जो नक्श बाहर से तो मैंने इसको ये किया, लेकिन ये कंप्यूटराइज की है मैंने। ये पूरी किताब है, मतलब ये पूरी किताब है, ये इसमें पूरी गज़लें लिखे है, नात शरीफ लिखा है। लगभग ये यही लगता है मुझे कि 50-60 गज़लें या इवन ज़्यादा 121 पेज या इससे भी ज़्यादा है ये। जी। और इसी में 2003 की जो गज़ल जो बस एक्सीडेंट मनी 7 दिसंबर 2003 बरोज़ एतवार मनी बस उखड़ाल रोड शालगढ़ पोगल में जो हादसा पेश आया था। प्लीज़ अगर ये कुछ चंद लाइनें अगर आप नाज़रीन की नज़र करते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। तो उसका मतलब ये मैंने कलम बंद किए थे तब। चक 5 पुगल किच निस्तनाय हाल एक्सीडेंट बस गो शालगढ़ नाल। ओहो माशाल्लाह, बहुत सारनी बाय हो गोबर हाल एक्सीडेंट बस गो शालगढ़ ना। 7 तारीख एतवार सारनी राय गो दिल सुन करार हुक्म लही दुई कसो मिजाल एक्सीडेंट बस गो शालगढ़ नाल। तो ये कुछ बंद थे। ड्राइवर जोनहन खल मकड़कोट आउनहा गस गिनकर ओवरलोड यकसी क्यों सवाल एक्सीडेंट बस गो शालगढ़ ना। ये कुछ बंद है, लेकिन ये इसके तकरीबन 20 बंद है और ये पूरा मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसकी केस्टें जो है, केस्टें इसकी लगभग 3,500 केस्टें बिकी गई। 3,500 केस्टें बिकी। उसके बाद मेरे ये लतीफ़ साहब मैंने और दूसरी किताब एक बनाई जिसका नाम मैंने रखा बालन मजलाल। बालन मजलाल तो बहुत जी बालन मजलाल मैंने रखी। ये है उस किताब की कुछ, लेकिन ये मैंने खुद ही अपने हाथों से मतलब कलमकारी की है इसकी। और ये मैंने लिखा है, अपने हाथों से लिखा है ये मैंने इसका। इसमें भी चन है, यदाक है, लोकगीत है, बैत है वगैरह है। और ये भी लगभग 77 कोई 80 मतलब 80-82 इसमें भी 100 के आसपास, 100 के आसपास जो है पेजेस है। और 100 के आसपास इतनी ही गज़लें भी होंगी इसमें। जी ये भी मैं मतलब ये भी मैंने ये किताब लिखी और इसका नाम मैंने रखा सर बालन मजलाल। लेकिन इसकी मैंने इशात जो लिखाई की इसको मैंने ये 2006 में ये मैंने किताब बनाई थी। 2006 में ये किताब मैंने बनाई थी। और ये जो उक्सवन दूस जो किताब है, ये मैंने जनाब मोहतरम ये मैंने लगभग ये मैंने 2005 में बनाई। 2005 में ये उक्सवन दूस मैंने पहली बनाई। 2005 से जो है माशाल्लाह आपने किताबत में जो है अपना हाथ बटाया। उसके बाद आपकी बालन मजलाल आ गई। तो बीच में बात आपकी बदस्तूर रहने दो लतीफ़ साहब। ये जो है अपना पोगली बज़्म अदब, इसका मैं 2004 में इसका मुझे बनाया नायब सदर बनाया। और 2004 से लेकर 2021 तक मैं नायब रहा, इसमें नायब सदर रहा इसमें पोगली बज़्म अदब का। लेकिन 2021 में मुझे आपको फुल प्रेसिडेंट बनाया गया।
जी, अभी जो है आपकी मसरूफियात क्या है? मतलब जैसे आप गज़लें भी कहते हैं माशाल्लाह, जैसा कि आपने किताबें भी लिखी है, आप गानों में भी जो है अपना अपना हाथ बटाया, तो कोई कैसेट वगैरह कोई अवेलेबल होगी जो आपने अपने नाम से शाया की, या कोई अपना एल्बम रिलीज़ किया हो, या इस तरह का? जी, कैसेटें भी है मेरी जिसका जो एक्सीडेंट बारे में हुआ, ये एक्सीडेंट आपने खुद लिखा तो फिर आप नहीं है, ये गाया भी आपने ही या किसी और ने? नहीं, ये हमारे अब्दुल मजीद मलक साहब है। अच्छा, मलक साहब, उनके साथ उसको दुकान थी। अच्छा। तब वो कैसेटों की दुकान थी, वो कैसेटें भी बनाता था और रिकॉर्डिंग भी देता था। हमने दोनों ने वो मिलकर आपने उसकी वो एक कैसेट बनाई और जो रिलीज की, जो और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको सराहा, और इस वक्त भी वो घर घर में है, घर घर में है वो कैसेट, अभी भी लोगों के घर घर में है। तकरीबन 3,500 कैसेटें वो बिकी। लेकिन उसके बाद भी मेरा सिलसिला ये जारी रहा, ये लिखने का, अदब का ये सिलसिला जो है जारी है, अभी भी जारी है। और अभी भी मैं शेर व शायरी भी करता हूँ, लिखता भी हूँ, गुलकारी भी करता हूँ। और इसके साथ साथ मैंने दूसरी किताब, फिर तीसरी किताब मैंने बनाई, जिसकी किताबत अब्दुल खालक साहब ने, मलेगाम साहब ने, अच्छा, जेडियो साहब जो है उन्होंने उसकी किताबत की है। वो भी मेरे पास है, लेकिन वो मंजर आम पे आ गई है। जी, मतलब ये मंजर आम पे आ गई है। ये गुलिस्तान, आप इस तरफ अगर ये जो है आप देख पा रहे होंगे, ये गुलिस्तान नील के नाम से इनकी तीसरी किताब है। ये कब आपने जो है सर प्रिंट आउट किया, इसने कब छापा इसको आपने? छापा में ये अब्दुल खालक साहब ने, मतलब इसकी ये जो की है ना लिखाई की है। और ये खालक साहब की किताबत लिखाई किताबत है 2008 में। जी, 2008 में इसकी किताबत हुई है। तीसरी किताब है ये लतीफ़ साहब की, अब्दुल बुलबुल लतीफ़ साहब की ये तीसरी किताब है। इनका मजमूआ क्या है? जो गुलिस्तान जो है, गुलिस्तान एक बाग से हम कहते हैं, तो कोई एक गज़ल अगर आप इसमें से गुनगुनाएं तो प्लीज़। इसमें भी मैं आपके सामने एक गज़ल पेश करूँगा, जो कि देखिए मैंने एक गज़ल इसमें बनाई है और लिखी है, कलमबंद की है। शोब में नील जनाब आपके सामने मैं ये पेश करने जा रहा हूँ। नील का एक नक्शा खींचा है लतीफ़ साहब ने, तो वो आपके सामने पेश है। शोब में नील सई दार आहा, नील छु नील सब्ज़ार आहा, इच्छ कम कम नज़ार आहा, नील छु नील सब्ज़ार आहा। माशाअल्लाह। अतन बाल मंज बख छुखेज डल, वर्ते नील गाम परतें जंगल, शोभमय केड़ दीवदार आहा, नील छु नील सब्ज़ार आहा, शोभमय नील सईदार आहा, नील छु नील सब्ज़ार आहा। मंजबख नील थी अतंछ बालन मंज रहते कम कम लाल, शुक्र त्यून परवरदिगार आहा, शोभमय नील सईदार आहा, माशाअल्लाह। नील चुनील सब्ज़ार आहा। नैड़ी चंग बाल दुई ठंडी छा, शोभवन पठयों केता हवा, शोभवन यों को सार आहा, नील छु नील सब्ज़ार आहा। हंसराज तोंगैली दुई थलन बाल, हर घड़ रहचु दिलुस ख्याल, पीर पंचाल शरोदार आहा, नील छु नील सब्ज़ार आहा। ये एक बार और ये दोहराना जो अपने शरोदार। नैड़ी चंग बाल दुई ठंडी छा, शोभवई पठयों वाह, शोभवन यों को हसार आहा, नील छु नील सब्ज़ार आहा, शोभवन नील सईदार आहा। हंसराज तोंगैली दुई थलन बाल, हर गहड़ राहचु दिलुस ख्याल, पीर पंचाल शरोदार आहा, नील छु नील सब्ज़ार आहा, शोभवई नील सईदार आहा। वासा मरक्त इजन त्राग, नील टाप एहग शोभवन माल त्राग, नील टाप अग्नि डंगदार आहा, नील छु नील सब्ज़ार आहा, शोभवन नील सईदार आहा। राहून वागली दुई खारवान, वासा मरग सरगली सुन मैदान, याद पेश त्यों सब्ज़ार आहा, नील छु नील सब्ज़ार आहा, शोभवन नील सईदार आहा। बुलबुल खैड़ नील पुगुल पड़स्तान, इच्छ रहते हिंद मुसलमान, यमन छुपान वैर प्यार आहा, नील छु नील सब्ज़ार आहा, शोभमय नील सईदार आहा, नील छु नील सब्ज़ार आहा। ये गज़ल जो है मेरे लतीफ़ साहब, मेरे अज़ीज़म, ये गज़ल जो है ये गुलाम मोहम्मद
सोहेल साहब थे, हाला में हाँ रहते जी, थे, हेडमास्टर रिटायर हेडमास्टर रिटायर, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे। आमीन। और उन्होंने अपनी किताब में ये मेरी गज़ल जो है वो कलमबंद की है, जिक्र किया है, आपका जिक्र किया है, खुसूसन आपका जिक्र भी मेरा है। जिक्र भी किया है और मैं मशकूर हूँ उनका भी। और अपने नील की बात मैं कहूँगा, नील में बहुत मतलब आला पाए के पायादार के मतलब ये है, अपने अदीब है, शोरा हजरात है और बड़े बड़े गैजेटेड ऑफिसर भी है, लेकिन रूहजान जो है ना इस अपनी मादरी की तरफ, मादरी ज़बान की तरफ तवज्जो देने से कासिर है हर एक। लेकिन ये आया है कि जो किताबें इन हमारे उस्तादों ने बनाए हैं, हमारे बड़ों ने बनाए हैं, हमारे इकबाल साहब है, इकबाल नायक साहब हैं हमारे, और उन्होंने पोगली ज़बान का सूतियाती निज़ाम, एक ग्रामर, बहुत बड़ा ग्रामर बनाया है, बहुत मेहनत की है और वो रायगा नहीं होगी इंशाल्लाह। वो मरने के बाद भी वो ज़िंदा रहती है। ये जो इल्म जितना भी खर्च करो उतना वो मतलब अमर रहता है, अमर रहता है। और हर किसी जो इंसान आजकल पिक्चरें देखता है, कोई बड़ी बड़ी मूवी देखता है या बड़े बड़े जो शाहकार हुए अदब में, जी, उसके पीछे एक कलमकार का हाथ होता है। बिल्कुल होता है। तो एक कलमकार जो है, एक छुपा हुआ रुस्तम जिसे हम कहते हैं, वो होता है। क्योंकि जे एक बड़ी कोई भी इमारत बनती है या कोई भी बहुत बड़ा मिशन एकम्प्लिश करना होता है, तो उसके पीछे जो है एक कलमकार का बहुत हाथ होता है। आपकी बात जारी रहने के सिलसिले में मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारे नील में इस वक्त भी बड़े बड़े शोरा हजरात मौजूद है जो कि सरफरिस्त हमारे मतलब ये अपने मुश्ताक आज़ाद पठार साहब माशाल्लाह, उसकी मादरी ज़बान तो कश्मीरी है, लेकिन वो भी पोगली ज़बान में शायरी करते हैं और बहुत ही म्यारदार शायरी करते हैं और बहुत ही अच्छी शायरी करते हैं। और दूसरा है हमारा अपना जो नौनिहाल जवान है, जवानों का ही काम है इसको अपनी ज़बान को आगे बढ़ाना और आगे इसको मौजूद रखना, ले जाना इनका ही काम है। अब तो हम बूढ़े हैं, हम तो चलो हम तक जितना था उतना हम कर रहे हैं इंशाल्लाह और करेंगे भी। लेकिन दूसरा है अपना शहबाज नायक है, वो भी बहुत अच्छी शायरी करता है। अपने नज़ीर अहमद बाली है, नज़ीर बाली है, शाहजहां डेंग है मतलब। उसके बाद एक नया शायर है वो असीर शकील के नाम से, असीर शकील साहब, वो भी बहुत अच्छी शायरी करते हैं। उसके बाद अमीन मदनहाली है, अमीन मदनहाली भी बहुत अच्छी शायरी करते हैं। आप बीच में आपको मैं रोकूंगा यहाँ पे, आपने जो शायरी की, आपने जो है हर लगभग ज़िंदगी के हर मौजू पे आपने तब आजमाई की। जी जी जी। तो आपका फेवरेट फील्ड कौन सा है? मतलब आप क्या चाहते हो इस शायरी से, आप क्या संदेश देना चाहते हो एक आम पब्लिक को? आम पब्लिक को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई इस जो शायरी से अपनी मादरी ज़बान जो है ना, मादरी ज़बान जो है हमारी, जो हम मादरी ज़बान करते हैं, जो इसको हमें चाहे कि हमें नौजवानों को चाहे कि इसको मतलब हयात रखना, ज़िंदा रखना, इसकी किताबें बनाना, नशा मुक्ति को छोड़ के, गलत रास्ते को छोड़ के, गलत सोसाइटी में नहीं जाना चाहे जवानों को। और जवानों को चाहे कि जो भी शोरा हजरात है उनको बगैर किसी अदावत के, बगैर किसी तासुब के अपनी मादरी ज़बान को जारी रखते हुए कुछ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो सरमाया छोड़ जाना जो आप वो किताबों से की शक्ल में ही आप उनके सामने मौजूद है। माशाल्लाह। आपसे एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने शायरी सीखी कहाँ से? क्या आपके इस फील्ड में कोई उस्ताद है या आप किसी से इंस्पायर हुए, या जो ये किरण थी, ये शायरी की किरण आपके जो है रग रग में बसी थी, या कोई अपने खानदान से कोई आपका शायर था या कोई उस्ताद था? इस बारे में आप नहीं लतीफ़ साहब, ये मुझे अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है जो कि मैंने आपको मैंने ज़ाहिर कर दिया, आपको बता दिया कि भाई ये शुरुआत जो असली शुरुआत हुई वो राजस्थान, ये अजमेर शरीफ से जो आपने सपना बताया था, जो सपना मुझे आया तो वहीं से मैंने शुरुआत की। और फिर मैंने अपने भाई के मुतालिक भी बताया, मतलब ये। और मैं ज़्यादातर जो शायरी जो मेरी है
वो नागहानी आफात जैसे परवरदिगार ने हाँ, जैसे बर्फबारी है उसके या मतलब एक्सीडेंट है या किसी मतलब ऐसी भूचाल है। यहाँ समझो शॉर्ट में ये समझेंगे कि आप जो रोजमर्रा की घटनाएं हैं, जी जी जी, जो भी घटना घटती जी, है जी, तो उसके मुतालिक आप कलमबंद कर लेते हो। बेशक बेशक उसके मतलब मैं ये कलमबंद कर लेता हूँ। आपने पीछे भी देखा कि मैंने पूरा अपना नील से लेकर पूरा जम्मू कश्मीर का खाका खींचा हुआ है। मैं वहाँ पे मौजूद था जी, वो जी, आपके सामने मौजूद है, आवाम के सामने वो मैंने जाहिर कर आपने जब शुरुआत में जब शायरी की थी, आप किसी उस्ताद के पास इस्लाह करने के लिए ले जाते थे कि वाकई जो मैं गज़ल कह रहा हूँ मतलब लिख रहा हूँ, क्या ये वाकई इस गज़लियात की इस तर्ज पे जो है पूरी उतरती है? इस तरह का कोई उस्ताद बचपन जी में? नहीं, बचपन से नहीं मेरा उस्ताद था। अलबत्ता 2000 लगभग हो सकता है ये 2004-5 के बाद ही या 6 में समझो जब मैंने ये किताबों का ये सिलसिला शुरू किया, लिखने का सिलसिला शुरू किया, और तब मैं बीच बीच में अपने यूसुफ अहमद यूसुफ मोहम्मद यूसुफ खड़ी का जो है तो उसके पास हम बैठते थे, और वो भी मतलब वक्तन फवक्तन आता था। इधर हम रामबन में भी बैठते थे और मतलब कहीं पे भी हमारी महफिलें बनते थे और महफिलों में उनको मैं सुनाता था, अपनी गज़लें सुनाता था। लेकिन अभी भी मैं उसको अपना उस्ताद मानता हूँ, इस वक्त भी अपना उस्ताद मानता हूँ शायरी में। हाँ, शायरी में उसको अपना उस्ताद मानता हूँ, और बहुत ही बढ़िया मतलब बहुत ही अच्छे किस्म की वो शायरी भी करता है, अदीब भी है, कलमकार भी है, और वो कश्मीरी में भी शायरी करता है और हमारी पोगली ज़बान में भी वो शायरी करता है। तो वो बहुत ही अच्छी शायरी करता है, उसकी मतलब उसी को मैं अपना उस्ताद मानता था इस शायरी के मतलब शायरी के साथ साथ। तो एक और सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जैसे आपने कहा कि आपका कोई उस्ताद नहीं था, क्या ये शायरी जो है एक मौजज़ाती तौर पर किसी शख्स को हासिल है, या कोई इंसान कोशिश करके इसको जो है अपने अंदर मतलब इस फन को जो है जाहिर कर सकता है? जी, ये गॉड गिफ्ट होता है, जहाँ तक मेरा मतलब अंदाज़ा है, जहाँ तक मेरी सोच है, तो ये गॉड गिफ्ट होता है, अल्लाह की देन होती है, और अल्लाह की देन को इंसान फिर कैसे मतलब वो लेता है तो वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये समाज में एक शायर को इस वक्त जो इज़्ज़त मिलनी थी चाहिए है, क्या वो इज़्ज़त शायर को मिलती है? इंशाल्लाह मिलती है, अगर उसका दिल साफ हो और वो मतलब वो साफ नीति से आगे वो बढ़े, अपने शायरी को आगे ले चले, उससे उसको लेना देना नहीं इसका शायरी का नाम क्या रखें वो, लेकिन अपनी मादरी ज़बान में, चाहे उसकी मादरी ज़बान कश्मीरी हो, पोगली हो, कोई भी हो, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, मादरी ज़बान तो मादरी ज़बान होते हैं, लेकिन उस मादरी ज़बान को आगे बढ़ाना उसका फ़र्ज़ बनता है, अवलीन फ़र्ज़ बनता है उस शायर का, उस कलमकार का, क्योंकि ये एक असासा होता है और यही मौजूद रहता है इस दुनिया में, यही मौजूद रहता है। जैसे बड़े बड़े शोरा हजरात मतलब गुज़र गए, इस दुनिया में आए और चले गए, लेकिन उनकी शायरी जो है अभी मौजूद है। जैसे डॉक्टर इकबाल है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है, ये अपना गालब साहब है, गालब है, तो इसी तरह जो भी शायर है उनकी किताबें अभी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह अगर हम अपनी मादरी ज़बान की खिदमत करेंगे और वो हमारे पास एक मवाद जमा रहेगा, और वो मवाद कभी ज़ाया नहीं होता है। हमें चाहे हमारे नौजवानों को चाहे कि मवाद बनाना, किताबें बनाना, शायरी करना, किताबें बनाना और मतलब लिखना, तो नाम जो भी उसको दे वो बात की बात रही। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो मादरी ज़बान में शायरी करने क्या होगा कि अपनी इस लैंग्वेज को हम जिंदा रख पाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हम सब जो है, हम अपने घरों में चाहे हम कश्मीरी बोलते हैं, चाहे हम बोगली भाषा बोलते हैं, चाहे कोई और भाषा बोलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं आजकल के दौर में क्या है, माँ बाप जो है अपने बच्चों से अपनी मादरी भाषा में बात ही नहीं करते उसको या तो उर्दू में वो बात करते हैं, या वो इंग्लिश सिखाते हैं, या कोई और भाषा। तो उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश होगा कि इस मादरी भाषा को ज़िंदा रखने के लिए घर में बच्चों के साथ लोकल भाषा में जो बात करना है वो किस हद तक
सही है? देखिए लतीफ़ साहब, मैं बताऊंगा आपको कि मतलब माँ ही एक ऐसा दरस होती है जो कि मतलब जिस दरस से इंसान, ये जिस दरस से बच्चा मतलब माँ की गोद से वो दरस सीख सकता सीखना शुरू कर है, माँ देता है। ही उसको अपनी मादरी ज़बान में उसको सिखा सकते हैं। लेकिन आजकल के मतलब जो माहौल है, जो चल रहा है, इसमें हम तो अपने बच्चों को उसकी तरफ राग़िब भी नहीं करते। हम अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, हम उर्दू पढ़ाते हैं, इवन कि हम इस्लामिक की तरफ भी, अपने इस्लाम की तरफ भी उनको बच्चों को अपना राग़िब नहीं, मतलब राग़िब नहीं करते हैं। हमें चाहे कि भाई अपने बच्चों को अपनी मादरी ज़बान में ही उनके साथ बात करना हो। हमारी जो घर में जो बातें हैं वो हम, हाँ, बजाय उर्दू के, बजाय इंग्लिश के, हमें चाहे कि अपने लोकल भाषा में बच्चों के साथ बात करना, अपने लोकल ज़बान में, क्योंकि एक स्टेज ऐसा आता है कि हमने ऐसा देखा कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे इस वक्त मैट्रिक या 12 तक जा चुके हैं, और जब वो घर आते हैं अपने दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी के साथ बात करने में, तो वो समझ ही नहीं पाते कि उनके बुजुर्ग क्या बात करते हैं। यही हमारी मतलब गलती वहीं हम कर बैठते हैं, और गलती हम कर रहे हैं कि हमें जो आने वाली जनरेशन जो है, जो आने वाले पीढ़ी है, उनके लिए हम क्या रखेंगे, जब क्या मैसेज देंगे, जबकि हम उनको अंग्रेज़ी सिखाते हैं, ये उर्दू सिखाते हैं, और अपनी भाषा का, अपनी ज़बान का जो मादरी ज़बान है जो हमें सीखनी चाहिए, तो उससे हम लामहरूम होते जा रहे हैं। और आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, तो वो तो मतलब अपनी ज़ुबान से भी वो जो कासिर रह जाएगी। कासिर रह जाएगी। और धीरे धीरे जो है हमारी भाषा, चाहे कश्मीरी हो, चाहे पोगली हो, चाहे खासा हो, चाहे कोई पहाड़ी, चाहे गोजरी भाषा हो, अगर हमने इसको अपने घरों में ज़िंदा नहीं रखा, तो फिर कौन है बाहर से जो हमें जो है इस बारे में बताएगा कि ये जो है खालिश शायरी तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए। अलबत्ता मेरा नज़रिया ये है कि हमें अपने घरों में अपने बच्चों के साथ लोकल भाषा में बात करके, फिर जाके अगर वो अंग्रेज़ी पढ़ना चाहे तो इंग्लैंड जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जाहिर सी बात है लतीफ़ साहब, मतलब अपने बच्चों के साथ हमें तो ये मतलब अपने लोकल भाषा में, लोकल ज़बान में ही अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। इस बारे में कहाँ आपने कोई कभी अपनी शायरी में जिक्र किया कि इसको प्रिजर्व रखने के लिए, मतलब इस तरह का कोई अपने गज़ल हो या कोई गज़ल हो जो आप हमारे दर्शकों के सामने बताना चाहोगे गुनगुना कर, जैसा कि मतलब आपके माशाल्लाह आपके मल्टी टैलेंटेड हो, अगर कोई ऐसी गज़ल हो आपके पास जो आप थोड़ा गुनगुना के 2-4 लाइनें? लतीफ़ साहब, गज़ल तो गज़ल होती है, लेकिन गज़ल के साथ साथ जितनी भी बातें मैंने की, जो मेरा तजुर्बा है और जो मेरा बोलना है, जो मेरा मानना है, जो मेरा कहना है, वो तो मैंने बता दिया, आपके सामने मैंने पेश कर दिया, और आवाम भी इस मैसेज को सुनेगी इंशाल्लाह और याद रखेगी। लेकिन हमें फिर भी चाहे गज़ल हो नहीं हो, गज़ल तो एक मतलब एक शायर तो हम तो जो बातें हम करते हैं ये एक तर्जुमानी होती है, ये एक समाज की तर्जुमानी होती है। जैसे समाज में कोई बुराई फैल रही है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ या ज़लज़ला आया, या आपने कोई ऐसी बातें कही कि ताकि वो जो है एक हिस्ट्री का एक समझो एक पार्ट आपने प्ले किया, मतलब शायर तो वो उसको शायरी में तब्दील करके वो पेश करता है। अदर देन या इसके यूज़ में अगर आप और मैं बातें करेंगे तो घंटों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे वो बात करने में, वो समझाने में। तो इसके यूज़ में एक शायर जो है अपनी लाइन में अपनी पूरी बात कह देता, तो वो समझना अगले का काम है, ये किस ज़ुबान में ये समझा रहा है, नहीं समझा रहा है। और इवन कि अगर कश्मीरी जो है या उर्दू जो है, उर्दू हम करते हैं तो फिर बच्चे को समझ आते हैं और उसको समझाते हैं हम, या अंग्रेज़ी अगर ना भी आए बच्चे को, लेकिन उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। इसी तरह हमारी मादरी ज़बान जो है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे जवानों को, नौजवानों को कोशिश करनी चाहिए कि भाई अगर किसी को समझ भी नहीं आए अपनी मादरी ज़बान में, वो अगर किसी को पेश करेंगे, कोई गज़ल पेश करेंगे, कोई चंद पेश करेंगे,
कोई यादाश्त पेश करेंगे और वो हमारी माँ बहन को या हमारे बुज़ुर्गों को या हमारे जो आने वाले जनरेशन है, अगर उसको समझ भी नहीं आए उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए हमारी माँ बहनों को भी, और हम सबों को उसके कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये इसका मतलब ये है। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कीमती वक्त निकाला और आपने जो है हम मेरे साथ इतनी कीमती बातें की। तो आखिर में आप जो शोरा हजरात है उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? शोरा हजरात, जितने भी शोरा हजरात है, एज प्रेसिडेंट के नाते मैं ज़बान का प्रेसिडेंट हूँ, न कि मैं आदमियों का प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन हमें चाहे जितने भी शोरा हजरात है, चाहे वो नील है, पोगल है, पड़स्तान है, खड़ी है, मोहम्मद है, लार है, बस्ट है, चनैनी है, जहाँ भी हमारी ज़ुबान करने वाले सुनने वाले हैं, उनको चाहे कि हमारी अपनी मादरी ज़बान की आबियारी करना और हर एक तक ये पहुंचाना, बग़ैर किसी अदावत के, बग़ैर किसी तफरीक़ात के। हमें चाहे कि एक होके इस अपनी मादरी ज़बान को आगे बढ़ाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जी, मुझे लगता है कि हमने लगभग आपने जो बातें कही बहुत कीमती बातें की, हमारे साथ शेयर की। फिर से एक बार मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह अगर कोई बात हमसे छूट गई हो तो आप अपने हिसाब से भी कह सकते हैं। जो हमारे जो लिस्ट में था, बेसिकली हमारा जो इस चैनल का मकसद ये है कि नए नए लोगों से जो है हम कलाम करना होना, ख़ासकर जो किसी भी फील्ड में उन्होंने नुमाया कारकर्दगी अदा की हो। जैसे आपका माशाल्लाह 2-4 किताबें आपने शाये की, अभी भी जो है आपका स्ट्रगल है। तो आगे आपका मिशन क्या है? अब आगे जो इस शायरी को आप क्या चाहते हो कि किस मकाम तक पहुँचे? और आपने जो शायरी में कदम रखा था तो किस मकसद के लिए रखा था? क्या अब वो मकसद पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है या कुछ और काम करना बाकी है? अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है मेरे अजीज़म लतीफ़ साहब। ये जो है, जो किताबें मैंने बनाई, 2-3 किताबें बनाई, ये बहुत नहीं, इल्म समंदर है। और अपनी मादरी ज़बान में इसको मैंने अपनी मादरी ज़बान की खिदमत की है, करता हूँ और करते रहूँगा इंशाल्लाह। मेरी दूसरी किताब मैं इजरा करने वाला हूँ। अच्छा। वो भी इंशाल्लाह जल्दी इजरा होगी, वो भी शाया होगी, जिसका नाम मैंने रखा है पोश रंग बरंग। पोश, अच्छा, अलग अलग किस्म के फूल, पोश रंग बरंगी मैंने उस किताब का नाम रखा है। और उसमें मैंने मतलब यही अपने तासुरात आप हजरात के सामने ये रखने हैं। और उस किताब में मैंने अपने वो गज़ल है या चन है या यदाक है, वो मैंने उसमें, या नात शरीफ है, उसमें मैंने वो इजरा करने हैं। और मेरी कोशिश यही है कि हर इलाके से एक शायर, जो भी शायर हो, अपने 2-2 गज़लें अगर मुझे देगा वो, तो वो मैं अपनी किताब में उनको शाया करूँगा इंशाल्लाह। अपने मतलब 2-2 गज़लें कोई भी शायर, चाहे वो खड़ी का हो, नील का हो, चुमलवास का हो, जहाँ का भी हो, 2-2 गज़लें वो देकर मेरे हाथ में वो दे सकता है। और आप जो है अपनी किताब में उसका जो है शाया करोगे। कब तक है आपका प्रोग्राम? कब तक ये जो शाया करने वाले उन्हें? अभी वो डिपेंड करता है कि मतलब जितना जल्दी ये मवाद जमा होगा उसी हिसाब से ही मैं अपने मतलब आपके सामने वो किताब में वो शाया करके पेश इंशाल्लाह बाद में किताब वो पेश करूँगा। इस दौरान जो आपने गज़लें लिखी, लगभग जो है आप बचपन से ही लिखते आए हो, तो ख़ास कठिनाइयों का सामना कुछ करना पड़ा आपको? जैसे मुश्किलात का सामना करता है किसी भी मिशन को हासिल करने में, कोई भी बड़ा काम अंजाम देने में इंसान को बहुत सी मुश्किलात पेश आती है। तो क्या शायरी में भी ऐसा कुछ है या ये खुद ब खुद ख्याल आते रहते और आप लिखते रहते हो? लतीफ़ साहब, ये तो ख्यालात मैंने पहले ही बोला आपको, ये गॉड गिफ्ट है। लेकिन इसमें भी नहीं, मुश्किलात तो मुझे नहीं आया, लेकिन इसमें भी जब टाइम मिलता है तो मैं मतलब उधर की तरफ ये रुझान जब होता है और
टाइम तो इसके लिए निकालना पड़ता है। निकालना और गरीबी से मैं घबराया नहीं। भवें मुझे गरीबी भी मैंने देखी, बहुत कुछ देखा, उतार चढ़ाव मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन हम घबराए नहीं कभी। मेरी फेवरेट गज़ल जो है ना, मेरी फेवरेट जो गज़ल है, जो कि मतलब नील डाल में भी जो गुनगुनाते थे और लोग बताते थे, तब उस दौर में 1995-96 की बात है ये, तो तब मैं वहाँ बताता था ये ले थाल रोवन यह लतीफ़ साहब। और वो बताओ, वो आप डाल में हमारे मतलब रौनक होती थी, तब प्यार मोहब्बत होता था, तब उस दौर में प्यार मोहब्बत होता था। और बाद में फिर मिलिटेंसी का दौर आया, वो दौर भी हमने देखा, लेकिन हम घबराए नहीं, गरीबी से हम घबराए नहीं, हमने आगे स्ट्रगल किया और अपनी शायरी को बरकरार रखा। और मेरी जो फेवरेट गज़ल थी, जो दिल करारा दिल करे शाद मौकर जवानी मीन बर्बाद, ये पूरी बताओ आप। हाँ जी, और थोड़ा सा अपने इस लहजे में बताओ, अपने इस क्या बोलते हैं लय में बताओगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा। हाँ, देखिए लतीफ़ साहब, ये फेवरेट गज़ल है। और ये जो औरतें के हमारी माँ बहनें जो है, उनके दिल को भी ये छूती थी ये गज़ल में। और ये भी वो भी गुनगुनाते थे, चाहे हमारी माएँ थी, बहनें थी, वो गुनगुनाते थे, चाहे मक्की की वो गोडी करते थे, या ये शाले लगाते थे। बिल्कुल किसी भी लोकल फंक्शन में जो है इसको गाया जाता था, इस गज़ल को प्लीज़ आप थोड़ा गुनगुना के बताइए। जो दिल करारा दिल करे शाद मौकर जवानी मीन बर्बाद, जो दिल करारा दिल करे शाद मौकर जवानी मीन बर्बाद। अतवास करी अस दीपय काल जन गमयक जा मास्टर सबक देवत दीपय करम याद मुकर जवानी मीन बर्बाद, जो दिल करारा दिल करो शाद मुकर जवानी मीन बर्बाद। अतवास करी अस दीपय जंगलन गमयक जा रखने मक गिनत दीपय करम याद मुकर जवानी मीन बर्बाद। ओ दिल करारा दिल करो शाद मुकर जवानी मीन बर्बाद। अतवास करी असाद पय दुकानन गमयक जा दुकानदार टाफी देत आशीष करम साथ मोकर जवानी मीन बर्बाद। ओ दिल करारा दिल करो शाद मोकर जवानी मीन बर्बाद। बहुत ज़बरदस्त। अतवास करी के रसदीप सिनेमा हालन गमयक जा डिस्को बल करी दिलोग शाद मुकर जवानी मीन बर्बाद। ओ दिल करारा दिल करो शाद मुकर जवानी मीन बर्बाद। लास्ट का बंद मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इरशाद। बुलबुल लतीफ़ा दो बाई हो कब्र अज़ाब तू याद रच अन कुरान दीपय करम याद मुकर जवानी मीन बर्बाद।
ओ दिल करारा दिल करो शाद मौकर जवानी मीन बुरबाद जो दिल करारा दिल करो शाद मौकर जवानी मीन बुरबाद मौकर जवानी मीन बुरबाद मौकर जवानी मीन बुरबाद। बहुत ज़बरदस्त। ये एक्चुअली बचपन में मैं सुना करता था, जब भी ये कोई लोकल फंक्शन हुआ करते थे तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये हमारे ही अपने ही भाई है, हमारे अपने ही शायर है, हमारे अपने ही जो है हम में से एक शायर है। उस समय तो खैर हमारी जो है पहचान नहीं थी। तो आज मैं एक्चुअली जब आप गा रहे थे तो मैं उस बचपन की उस गलियों में खो गया था कि जब मैं ये गज़ल सुना करता था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार, शुक्रिया आपने जो है इतना कीमती वक्त निकालो, अपनी बेहतरीन ज़िंदगी के तजुर्बात, तलख मीठे तजुर्बात जो है अपने हमारे साथ शेयर किए। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को ये पसंद आए होंगे और इंशाल्लाह माशाल्लाह आप जो है, मैंने पहले ही बताया कि आप किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने जो है आपके साथ रूबरू होके हम कलाम हुए, आपके साथ तजुर्बात हासिल किए और आपकी किताबों का ज़िक्र किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी आपसे बात करते रहेंगे। तो आपकी जो है इंशाल्लाह जब नई किताब होगी उसमें भी इंशाल्लाह आप उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो बहुत बेहतरीन बातों का जो सिलसिला हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो आखिर में अगर कोई एक बात या कोई हमसे जो छूट गए अगर आप कहना चाहोगे तो प्लीज़ आपके पास है अभी जो बचा है हमारे पास, कोई नात हो या कोई ऐसी जो पूरे दिल के करीब हो आपको, तो आप प्लीज़ सुना के जो है हम यहाँ पे अपना सेशन जो है समाप्त करते हैं। लतीफ़ साहब, लास्ट पे मैं एक आपके सामने एक गज़ल ही रखता हूँ। जी जी, इरशाद है सर। मुझे उम्मीद है कि सामाइन को भी ये पसंद आएगा। जी जी। सौदा करम दिलन सोन जो मिस में पाने यारोस पछरोस ते गोस देवान दिल ना मेरान करारोस सौदा करम दिलन सोन जो मिस में पाने यारोस पछरोस ते गोस देवान दिल ना मेरान करारोस छुसक सवान जवान को मश्क दिल में देवान संग दिल जितले में पुरसान वायाम छोस परेशान कुछ लाग छोस तुम्हें यार मिस में दिल करारोस पछरोस ते गोस देवान मिस में दिल करारोस सौदा करम दिलन सोन मिस में पाने यारोस पछरोस ते गोस देवान दिल ना मेरान करारोस बेयार जब तु गसबाल कुछ कार छस तु दुख जाल दो बाई बाई होती माई लेस गैल कोर हग वही चल मिस में बाल यारोस पछरोस ते गोस देवान मिस में दिल करारोस। तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पे अपना सेशन करते हैं समाप्त और नाजरीन से चाहते हैं इजाज़त। किसी और सेशन में हम जो अधूरी गज़ल है, अभी अज़ान का टाइम हो गया तो हम यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा।
इंशाल्लाह फिर से एक बार जो है आपका शुक्रगुजार है लतीफ़ साहब, आपने जो है हमारे साथ कीमती वक्त निकाला और अपने जो राय थी, अपनी जो शायरी थी नाजरीन के सामने रखी। नाजरीन से भी यही हमारी दरख्वास्त है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको लतीफ़ साहब की कौन सी गज़ल पसंद है और आगे आप इनसे क्या जो है सुनना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ हम चाहते हैं इजाज़त, और इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह सही सलामत जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो खुदा हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस गो भैया, बहुत अच्छा रहा मैं कर रहा हूँ इस बस